तो आज बात करते हैं लद्दाख की। हाँ। आजकल वहाँ सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उन्होंने सबका ध्यान खींचा है। हाँ, मामला काफी चर्चा में है और इस पर काफी अलग अलग बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक यूट्यूब चैनल है, वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स। उसका एक विश्लेषण है। तो आज हम उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत क्या कहता है, सोनम वांगचुक कौन है, मांगे क्या हैं, पूरा संदर्भ क्या है। ठीक है। इस विश्लेषण की शुरुआत में ही एक दिलचस्प तुलना की गई है। इसे जेन-ज़ी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, मतलब आजकल के युवाओं का विरोध। अच्छा, जैसे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, नेपाल में हाल में हुए बदलावों के संदर्भ में। विश्लेषण कहता है कि भारत में भी एक नेता ने युवाओं से संविधान बचाने का आह्वान किया और उसके फौरन बाद ही लद्दाख में ये विरोध तेज हो गए, ऐसा स्रोत का कहना है। एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है मतलब। हाँ, और एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात, जो ये विश्लेषण कहता है, दावा है कि सोनम वांगचुक को एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। अरे, एनएसए के तहत? हाँ, और उन्हें राजस्थान भेज दिया गया है, ऐसा दावा है। आरोप है हिंसा भड़काने का। हिंसा? क्या मतलब, किस तरह की हिंसा? स्रोत के अनुसार इसमें सरकारी बसें जलाना, पुलिस जीपें और यहां तक कि कथित तौर पर बीजेपी दफ्तर को भी जलाने की घटनाएं शामिल हैं। ओहो, ये तो गंभीर आरोप है। बिल्कुल, पर यह साफ करना जरूरी है कि ये सारी जानकारी स्रोत के दावों पर ही आधारित है और उसी विश्लेषण के मुताबिक अब खैर इस विरोध पर काबू पा लिया गया है। तो ये स्थिति तो काफी उलझी हुई लग रही है। चलिए इस विश्लेषण की मदद से थोड़ा और समझते हैं। सोनम वांगचुक की शख्सियत के बारे में ये स्रोत क्या बताता है? कौन है वो इस नजरिए से? हाँ, तो स्रोत बताता है कि सोनम वांगचुक को लोग ज्यादातर एक इनोवेटर, एक इंजीनियर के तौर पर जानते हैं। हाँ, वो 3 इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू, है ना? हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि वो किरदार उन्हीं से प्रेरित था और लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफी काम है, स्कूल कॉलेज चलाना, इनोवेशन सिखाना, ये सब। सही है, लेकिन फिर ये विश्लेषण एक अहम सवाल उठाता है कि ये इनोवेटर, शिक्षाविद अचानक से एक्टिविस्ट कैसे बन गए, खासकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट, मतलब पर्यावरण के मुद्दों पर बोलने वाले। हाँ, ये बदलाव कैसे आया? यहीं पर 2018 में मिले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जिक्र आता है। विश्लेषण इसकी तुलना करता है अरविंद केजरीवाल या रवीश कुमार को मिले इसी पुरस्कार से। अच्छा, तुलना क्यों? स्रोत का कहना है कि ये एक तरह का टैग या पहचान बनाने का जरिया बन गया है। वो मानते हैं कि शायद पहले ये पुरस्कार अलग वजहों से मिलता था, पर बाद में इसे एक खास तरह का प्रतीक बना दिया गया। मतलब जिसे ये मिला वो एक खास तरह का एक्टिविस्ट माना जाने लगा। दिलचस्प थ्योरी है। और विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे किसी व्यक्ति को प्रामाणिक या भरोसेमंद बनाया जाता है उनके मुताबिक। कैसे? वो कहते हैं पुरस्कारों के जरिए मीडिया कवरेज, जैसे वो फिल्म वाला कनेक्शन है, मैगजीन में लेख छपना, ये सब। इसकी तुलना वो रोमिला थापर या इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों से करते हैं। इतिहासकारों से? वो कैसे? विश्लेषण का तर्क है कि उन्हें इसलिए महत्व मिला क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी किताबें लिखने जैसी सरकारी जिम्मेदारियां दी गई। विश्लेषण इसे एक डीप स्टेट या इकोसिस्टम से जोड़ता है, जो उसके अनुसार सरकारों के प्रभाव में ऐसे लोग तैयार करता है। अच्छा, मतलब एक पूरा सिस्टम है जो किसी को स्थापित करता है। हाँ, स्रोत का ये इशारा है। हाँ। और इसकी तुलना मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी की गई है। हाँ, वो बांध वाला। वही। विश्लेषण का दावा है कि सरदार सरोवर बांध का उस समय बहुत विरोध हुआ, पर आज वही बांध गुजरात के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। बिजली, बाढ़ नियंत्रण, रोजगार। और इसके उलट विश्लेषण ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध का जिक्र करता है। कहता है कि इसका नेतृत्व सोनिया गांधी, कांग्रेस ने किया। और यहाँ आरोप क्या है? आरोप ये है कि ये विरोध पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भारत के विकास को रोकने के लिए था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उनके मुताबिक चीन को चुनौती मिलती। समझी। तो वांगचुक के मामले में स्रोत ये सब क्यों बता रहा है? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि वांगचुक मैग्सेसे पुरस्कार मिलने के बाद, खासकर 2020 के बाद, ज्यादा सक्रिय हुए। उनका फोकस शिफ्ट हो गया जलवायु और पर्यावरण पर। अच्छा, 2020 के बाद? हाँ, विश्लेषण के मुताबिक वो लगातार वीडियो पोस्ट करने लगे और ऐसी बातें कहने लगे मानो पर्यावरण की चिंता सिर्फ उन्हीं को है। तो ये तो हुई उनकी पृष्ठभूमि और स्रोत का नजरिया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। उनकी मांगे क्या हैं आखिर, जिनके लिए ये सारा विरोध हो रहा है? विश्लेषण के अनुसार 2 मुख्य मांगे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। पूर्ण राज्य, ठीक है। और दूसरी,
लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची। यहाँ विश्लेषण लद्दाख के भूगोल का भी जिक्र करता है। लेह और कारगिल जिले, आबादी करीब 3 लाख, 1 लोकसभा सीट, हाँ। और 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 6ठी अनुसूची क्या चीज है, इसे समझना जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि ये व्यवस्था मूल रूप से आदिवासी बहुल इलाकों के लिए बनाई गई थी, खासकर उत्तर पूर्व में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए? हाँ, मुख्य रूप से। इसकी तुलना 5वीं अनुसूची से की जाती है, जो देश के कई और आदिवासी इलाकों में है, पर उसमें बस सलाह मशवरा करना होता है स्थानीय समुदायों से। तो 6ठी अनुसूची अलग कैसे है? 6ठी अनुसूची कहीं ज्यादा ताकत देती है। विश्लेषण के मुताबिक इसमें जो ट्राइबल काउंसिल बनती हैं, उनको सिर्फ सलाह देने का नहीं बल्कि असली फैसले लेने का अधिकार मिलता है। असली फैसले? मतलब जमीन, जंगल, स्थानीय प्रशासन, यहाँ तक कि कुछ न्यायिक मामलों में भी वो अपने टैक्स लगा सकते हैं, विकास परियोजनाओं को रोक सकते हैं। अरे वाह, मतलब काफी ज्यादा स्वायत्तता। बिल्कुल। विश्लेषण का कहना है कि अगर ये लागू हुई तो बहुत सी ताकत स्थानीय परिषदों के पास आ जाएगी, केंद्र का नियंत्रण कम हो जाएगा। तो फिर विश्लेषण इन मांगों को समस्याजनक क्यों मानता है? स्रोत की चिंताएं क्या हैं? विश्लेषण मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाता है। सुरक्षा कैसे? उनका तर्क है कि अगर 6ठी अनुसूची लागू हो गई तो ये स्थानीय परिषदें केंद्र सरकार के जरूरी प्रोजेक्ट्स रोक सकती हैं। सोचिए, सीमा के पास बनने वाली सड़कें या कोई और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो सोचने वाली बात है। विश्लेषण लद्दाख की लोकेशन की अहमियत पर बहुत जोर देता है। इसकी सीमा चीन से लगती है, जिसके कब्जे में अक्साई चिन्ह है, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से भी। हाँ, बहुत संवेदनशील इलाका है। तो विश्लेषण का सीधा सवाल है कि अगर स्थानीय परिषदों को इतने अधिकार मिल गए तो क्या सीमा पर सुरक्षा उतनी मजबूत रह पाएगी? क्या इससे भारत के पीओके और अक्साई चिन्ह पर जो दावे हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा? मतलब स्रोत का मानना है कि इन इलाकों पर नियंत्रण के लिए मजबूत केंद्रीय दखल जरूरी है। बिल्कुल, विश्लेषण का यही मानना है। और विश्लेषण का इशारा इस तरफ भी है कि वांगचुक की मांगे, चाहे अनजाने में ही सही, चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती हैं। कैसे? अस्थिरता पैदा करके। हाँ, क्योंकि इससे इस बेहद संवेदनशील इलाके में अस्थिरता पैदा हो सकती है। विश्लेषण ये भी कहता है कि लद्दाख की आबादी कम है, सिर्फ 3 लाख के करीब है, तो बाहरी ताकतें जैसे चीन या पाकिस्तान आसानी से यहाँ गड़बड़ी फैला सकती हैं। अगर 10-15 हजार लोगों को भी भड़का दिया तो मुश्किल हो सकती है। और विश्लेषण लद्दाख में चीन के कथित हितों के बारे में भी कुछ कहता है। हाँ, काफी कुछ कहता है। दावा है कि चीन सिर्फ अक्साई चिन पर कब्जा नहीं रखना चाहता, बल्कि उसकी नजरें लद्दाख पर भी हो सकती हैं। लद्दाख पर क्यों? एक वजह बताई गई है, वहां मिलने वाली हाई क्वालिटी रेत, जिससे सिलिकॉन बनता है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जरूरी है। ओहो, चिप्स वाली रेत। विश्लेषण का दावा है कि चीन के पास अच्छी क्वालिटी की रेत खत्म हो रही है और उसने अक्साई चिन में इसी पर रिसर्च के लिए लैब बना रखी हैं। अच्छा, और क्या हित बताए हैं चीन के? दूसरा, विश्लेषण के अनुसार लद्दाख में यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिज हो सकते हैं, परमाणु ऊर्जा के लिए। न्यूक्लियर मिनरल्स। हाँ, और विश्लेषण का आरोप है कि चीन अक्साई चिन में इस पर काम कर रहा है। लेकिन अगर भारत लद्दाख में ऐसा कुछ करे तो वांगचुक जैसे लोग पर्यावरण का हवाला देकर विरोध करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है पानी। सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत ज्यादा साफ पानी लगता है। हाँ, ये तो है। विश्लेषण का दावा है कि चीन में साफ पानी की कमी है, और वो शख्स काम घाटी, जो पीओके का हिस्सा था और पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। हाँ, वो इलाका। वहां के ग्लेशियरों का पानी चीन इस्तेमाल कर रहा है, और गंभीर आरोप ये है कि चीन इन ग्लेशियरों को पिघला रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक इस पर चुप हैं। ग्लेशियर पिघला रहा है, ये तो बहुत बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा हुआ। बिल्कुल। तो विश्लेषण सीधे सीधे वांगचुक पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहा है। समझ गए। मतलब स्रोत का कहना है कि वांगचुक भारत में विकास का विरोध करते हैं, पर्यावरण, आदिवासी संस्कृति के नाम पर, लेकिन चीन की हरकतों पर सवाल नहीं उठाते। एकदम यही। विश्लेषण ये भी कहता है कि एक तरफ वो नौकरियों की मांग करते हैं, दूसरी तरफ उन उद्योगों का विरोध करते हैं जिनसे नौकरियां मिल सकती हैं, जबकि स्रोत के मुताबिक सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया भी है। अच्छा। विश्लेषण में कुछ और भी आरोप है वांगचुक के बारे में। है। एक दावा उनकी पाकिस्तान यात्रा को लेकर है। पाकिस्तान यात्रा? हाँ। कब? इसी साल फरवरी-मार्च में
विश्लेषण के मुताबिक वो इस्लामाबाद गए थे जलवायु परिवर्तन पर एक कॉन्फ्रेंस में। इस्लामाबाद? हाँ, विश्लेषण सवाल उठाता है कि क्या वो सिर्फ पर्यावरण बचाने गए थे, और ये भी दावा करता है कि वांगचुक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कुछ नहीं बोलते, जो लद्दाख को भी प्रभावित करता है। और एक और दावा है कि उन्होंने कथित तौर पर कभी जनमत संग्रह प्लेबिसाइट की बात की थी कि लोगों से पूछना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ओहो, ये भी दावा है? हाँ, इसके अलावा FCRA उल्लंघन के आरोप भी हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी चंदे का मामला। हाँ, विश्लेषण का दावा है कि विदेश से आया पैसा करीब 3.35 लाख रुपए उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया, जबकि नियम कहता है कि ये खास FCRA अकाउंट में आना चाहिए। और इस पर वांगचुक का क्या कहना है? कहा गया है कि वांगचुक ने इसे माना है पर गलती बताया है। अच्छा, और भी फंडिंग के सवाल हैं? हाँ, विश्लेषण का दावा है कि कुछ लोकल डोनेशंस करीब 54,600 रुपए वो भी नियमों के हिसाब से हैंडल नहीं किया गया, और स्वीडन से भी करीब 4.93 लाख का फंड आया था। स्वीडन से? किस लिए? युवाओं में जलवायु परिवर्तन, माइग्रेशन, खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए। विश्लेषण सवाल करता है कि एक सामान्य वैज्ञानिक को अचानक इतना विदेशी पैसा क्यों और कैसे मिलने लगा। ये सारे सवाल स्रोत उठा रहा है। दिलचस्प है कि विश्लेषण वांगचुक के अतीत में सरकार के साथ जुड़ाव का भी जिक्र करता है। हाँ, ये भी है। जैसे 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के समय वो लद्दाख हिल काउंसिल के विजन डॉक्यूमेंट 2025 बनाने वाली कमेटी के सदस्य थे। अच्छा, UPA के समय? हाँ, और उससे भी पहले 2005 में उन्हें HRD मिनिस्ट्री, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर बनी एक नेशनल कमेटी का सदस्य बनाया गया था। 2005 में? हाँ, विश्लेषण का दावा है कि ये नियुक्ति सोनिया गांधी के कहने पर हुई थी, और उस समय उनकी ऐसी क्या योग्यता थी, इस पर स्रोत ने सवाल उठाया है। इसे 3 इडियट्स की टाइमलाइन से भी जोड़ा गया है कि फिल्म तब बननी शुरू हुई थी। मतलब उनकी प्रोफाइल बनाने की कोशिश, ऐसा स्रोत का इशारा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। विश्लेषण ये भी बताता है कि 2007 से 2010 तक उन्होंने एक डेनिश NGO के लिए सलाहकार का काम किया, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय के साथ सुधारों पर काम कर रहा था। डेनिश NGO? हाँ, इसे भी विश्लेषण सोनिया गांधी के दौर से जोड़ता है और भारतीय शिक्षा नीति पर विदेशी प्रभाव का सवाल उठाता है। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा नीति पैनल के भी सदस्य रहे हैं। उनके आईस्तूप जैसे इनोवेशन का जिक्र तो है ही। तो ये तो हुई उनके अतीत की बातें और सरकार से जुड़ाव। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। जो विकास कार्य लद्दाख में चल रहे हैं, उस पर विश्लेषण का क्या कहना है? विश्लेषण कहता है कि जब वांगचुक ने विरोध या भूख हड़ताल शुरू की, तो सरकार ने उनसे बात की, ऐसा नहीं कि बात नहीं की। अच्छा। दावा है कि आरक्षण कोटा बढ़ाने जैसी कुछ मांगे मान भी ली गईं। बातचीत तय थी शायद 25-26 तारीख के आसपास उपराज्यपाल के साथ, लेकिन उससे ठीक पहले 24 तारीख को ये विरोध और कथित हिंसा हुई। ओहो, बातचीत से ठीक पहले? हाँ, तो विश्लेषण इस बात को खारिज करता है कि सरकार सुन नहीं रही, बल्कि कहता है कि क्योंकि वांगचुक एक तरह के प्रतिनिधि बन गए हैं, इसलिए सरकार उनसे बात कर रही है। ठीक है, और विकास कार्यों के बारे में विश्लेषण किन प्रोजेक्ट्स का जिक्र करता है जिनका वांगचुक कथित तौर पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, विश्लेषण का तर्क है कि विकास और सुरक्षा दोनों जरूरी हैं, पर सुरक्षा सबसे पहले। हाँ, लद्दाख जैसे इलाके में तो ये बात और भी अहम हो जाती है। बिल्कुल। वो कहता है कि वहां जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सिर्फ सेना के लिए नहीं है, स्थानीय लोगों को भी फायदा होता है उससे। सही बात है। विश्लेषण का दावा है कि लद्दाख की ज्यादातर आबादी विकास चाहती है। सिर्फ कुछ हजार लोग, 2 से 4 हजार शायद, वांगचुक के इन तरीकों का समर्थन करते हैं। बाकी लोग खुश हैं कि सीमा के पास अच्छी सड़कें बनी, 4G इंटरनेट आया। विश्लेषण वांगचुक के 2020 के एक वीडियो का भी जिक्र करता है, जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ स्वदेशी की बात की थी। अच्छा, वो वीडियो? इसे विश्लेषण उनकी सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश बताता है कि वो बड़े सलीके से नरम लहजे में बात करते हैं ताकि पढ़े लिखे शहरी लोग उनसे जुड़ें। समझ गई। तो कौन-कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां जिनका जिक्र स्रोत करता है? कई हैं। कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है। जैसे? एक तो BRO का प्रोजेक्ट विजयक है, करीब 1200 करोड़ का। इसमें सड़कें, पुल ये सब बन रहे हैं या सुधारे जा रहे हैं। अच्छा। फिर शिंकुला टनल को मंजूरी मिली है। ये करीब 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और लद्दाख को साल भर जोड़े रखेगी बाकी देश से।
पेंगोंग झील से डेमचोक तक भी सड़क बन रही है। ये तो कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। फिर लेह एयरपोर्ट का विस्तार लगभग पूरा हो गया है, करीब 480 करोड़ लगे हैं उसमें। हवाई यात्रा भी सुधरेगी। हाँ, ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा काम हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा। कई हाइड्रो, सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हैं। लक्ष्य है 13,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना। 13,000 मेगावाट, ये तो लद्दाख की जरूरत से बहुत ज्यादा होगा। हाँ, और साथ में 12,000 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज भी। इसे नेशनल ग्रिड में भी भेजा जा सकेगा। बिजली वितरण सुधारने के लिए भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब बिजली की समस्या भी हल होगी। उम्मीद तो यही है। फिर लेह में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। 325 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 90% पैसा केंद्र देगा। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हाँ, औद्योगिक विकास के लिए भी करीब 3,500 करोड़ रखे गए हैं। और हाल ही में अगस्त 2024 में सीमा के पास एक गांव है फोरबुंग, वहां 4G मोबाइल सेवा भी शुरू हुई है। तो मतलब चौतरफा विकास की कोशिश दिख रही है स्रोत के अनुसार। हाँ, विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही है कि एक तरफ सरकार इतना निवेश और विकास कर रही है, खासकर कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर ध्यान देते हुए, और दूसरी तरफ वांगचुक और उनके समर्थक इन मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। विश्लेषण उनकी 2 लोकसभा सीटों की मांग पर भी सवाल उठाता है। हाँ, तर्क ये है कि यूटी बनने से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग अपनी पहचान मिली है, सीधा केंद्रीय फंड भी मिल रहा है। राज्य के दर्जे के लिए विश्लेषण कहता है कि सरकार ने सही समय पर देने का वादा किया है और धैर्य रखने की बात करता है। हाँ, जैसे राम मंदिर, धारा 370, CAA जैसे लंबे वादे पूरे हुए, वैसे ही ये भी होगा, ऐसा स्रोत का कहना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण जो तस्वीर पेश कर रहा है वो एक टकराव की है। हाँ, एक तरफ विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ है तत्काल राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांगे, जिनके पीछे पर्यावरण और संस्कृति बचाने की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन विश्लेषण इन मांगों को बड़े भू राजनीतिक खेल से भी जोड़ रहा है। हाँ, और कथित विदेशी फंडिंग और प्रभाव के एंगल से भी देख रहा है। बिल्कुल, और विश्लेषण आखिर में एक तरह से आगाह करता है, कहता है कि सिर्फ पुरस्कारों या मीडिया कवरेज से बनी शख्सियतों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील इलाके में विरोध से आखिर फायदा किसे होता है। हाँ, विश्लेषण खासकर युवाओं छात्रों को कहता है कि उन्हें राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जरूरी है कि पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित और विकास पर ध्यान दिया जाए। तो ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां लगता है कि कुछ एक्टिविज्म शायद अनजाने में ही राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए कि लद्दाख जैसे रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण इलाके में स्थानीय लोगों की उम्मीदें, पर्यावरण की चिंताएं और देश की सुरक्षा की जरूरतें, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने। हाँ, ये वाकई एक जटिल सवाल है, खासकर तब जब बाहरी ताकतों के अपने हित भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहा है। ये वाकई एक बहुत पेचीदा मामला है।